Now we will do the topic types of tribes. Anthropologists have divided the tribes according to their geographic regions, on their races or language they speak, or by their economic activities, or according to their religious beliefs. In the period of study from 700 to 1800 CE, the tribals had mixed occupations. Even with one tribe, people may be engaged different types of economic activities. Many tribes continue to live in the following way was even today. तो जो ट्राइब्स हैं उनको काफ़ी बेसिस पे जो डिवाइड कर दिया गया था, जैसे उनके रीजन के जिस जिस जगह पे वो रहते हैं उनके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया। वो जो भाषा बोलते थे उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया, जो वो काम करते थे उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया। और ऐसा ज़रूरी नहीं था कि जो ट्राइब्स के जो भी ट्राइब को काम दिया गया था या जिस तरीके से उनको डिवाइड किया गया था वो सिर्फ वही काम करते थे। वो अलग अलग और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ और काम में पार्ट लिया करते थे। और आजकल ये भी देखा जाता है कि कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो कि आज भी वही काम कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते थे, जैसे कि है सेटल्ड एग्रीकल्चर। इट इज़ प्रैक्टिस्ड बाय मेजॉरिटी टुडे एंड द टेक्निक्स आर सिंपल, बट दिस वाज यूज्ड इन अर्लियर टाइम्स। ये सेटल्ड एग्रीकल्चर क्या था? ये नॉर्मल एक खेती करने का तरीका था। लोगों को इतनी इतनी ज़मीन दे दी, इस पे तुम अपनी खेती कर सकते हो, ये तुम्हारा एरिया, उसे डिवाइड कर दिया गया, वो है सेटल्ड एग्रीकल्चर। देन इज शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। दिस वाज झूम कल्टीवेशन वेयर अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज क्लियर्ड, देन ट्रीज कट एंड सीड सोन इन द एशेस। After a couple of years, the tribe moved to a newer plot. The Meghalaya practice this form of cultivation even today. शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था कि जो लैंड थी उसे क्लियर कर दिया जाता था, जैसे कि जो भी वहाँ पे पेड़ होते थे उन्हें काट कर एक मैदान बना दिया जाता था, खेत बना दिया जाता था और फिर वहाँ पे खेती करी जाती थी। और कुछ टाइम बाद जब वो ज़मीन की उपजाऊ ख़त्म हो जाती थी तो वहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते थे और यही सेम प्रोसेस रिपीट होता रहता था, तो इसे बोला जाता था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देन इज़ फूड गैदरर्स एंड हंटर्स। बट टुडे वेरी फ्यू लाइव एक्सक्लूसिवली ऑन दिस। फूड गैदरर्स और हंटर्स में जैसे लोग शिकार करते थे ट्राइब से ना, वो जंगलों में जानवरों का शिकार करके और या फिर यहाँ इधर उधर से जंगलों से कुछ खाना वगैरह इकट्ठा करके खाया करते थे। देन इज़ pastoralists and cattle herders. The best examples are toads of Nilgiris and Gadi in Himachal Pradesh. Among the toads, buffaloes are individually owned and moved on for pasture. They exchange the dairy produce with other things they need. इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जितने भी ट्राइब्स थे या ट्राइब्स की कम्युनिटीज़ थी जिनके पास की गाय भैंसें होती थी, वो उनको छोड़ देते थे खुला मैदान में ताकि वो अपना पेट भरें घास वगैरह से और ग्रेजिंग वगैरह कर लें, जिसकी हेल्प से वो जो भी डेयरी प्रोड्यूस देती थी जैसे कि मिल्क, तो उसके बदले वो अपने जो नेसेसिटी चीज़ें हैं वो एक्सचेंज कर लिया करते थे और अपना काम चलाते थे। देन इज आर्टिसंस। The quotas of Nilgiris have exchanged relation with others. They sell their craft work such as basket or ropes or even woven cloth for agricultural products. ये वो लोग होते थे जो अपनी कला से जैसे कि टोकरियाँ बना के रस्सियाँ बना के उनके बदले में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद लिया करते थे। इन अर्ली 1603 CE, Giacomo Finico, a Jesuit priest in the service of the Roman Catholic Church in Malayalam, was assigned to undertake a journey to Todamala, as the Nilgiris was known then. With a dozen, including 6 near soldier and 4 Christian servants, Finico set out for the Nilgiris in January or February 1603 CE. After a difficult journey, he reached the Toads. Finico stayed on the hills for 2 months and failed to convert even a single Toda to Christianity, left the hills promising to come back, which he never. The report on his visit dated 1st April 1603 CE. The original is with the British Museum, written in Portuguese language, considered enormously important for both historians and anthropologists of the Nilgiris. Finico has observed that the toads meticulously and provided in his report a detailed description of their lifestyle, including their origin, gods, dairy houses, priests, dresses, food habits, dwellings, women, and jewelry.
इस पैराग्राफ में बताया कि 1603 सीई में गायकोमो फिनिकोन नाम के एक प्रीस्ट थे। उन्होंने टोडमाल जाने का निश्चय किया और वहाँ वो उनके साथ हिल्स पे यानी कि पहाड़ों पे 2 महीने तक रहे, लेकिन वो किसी भी ट्राइब को वो कन्वर्ट नहीं कर पाए क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए। वो नहीं माने और वो ऐसे ही वापस लौट आए, लेकिन वो वहाँ पे वादा करके आए कि मैं वापस ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो वापस नहीं आए। लेकिन उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया उन सब के बारे में, एक किताब लिखी गई जो कि अभी भी म्यूज़ियम में है, जहाँ पर उनके रहन सहन, उनका एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, उनकी डायरी के बारे में और उनके पहनावे के बारे में, वहाँ की ज्वेलरी के बारे में, वहाँ की औरतों के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो वहाँ से ये सब कुछ पता चलता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल्स इनटू जनरल सोसाइटी। The Khokhars and the Ghakkars were powerful tribes of Punjab. Many of them ultimately settled down as farmers. Some of their chiefs were given high administration posts. The absorption of tribes was not always easy. Some hill tribes of northwest resist absorption and had to be defeated in war. Some others, such as Nagas and the Ahams of northeast, managed to remain independent and formed their own states. Some tribes of the northwest converted to Islam and did not accept the Varna system. अब ये बताया है कि जो नॉर्मल सोसाइटी थी उसमें ये जो ट्राइब्स हैं उन्हें कैसे एब्जॉर्ब हो गए या फिर कैसे मिल गए। तो जैसे जो खोखर्स और घक्कर्स थे पंजाब के ट्राइब से, जो ये खेती करने लग गए और फार्मर बन गए। इन्होंने पंजाब में ही रहना शुरू कर दिया और कुछ के जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट अच्छी अच्छी पोस्ट दे दी गई और कुछ ने मना कर दिया कि हम एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जैसे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो ट्राइब्स थे उन्हें जैसे वॉर में उनके साथ लड़ाई हुई, वॉर हुई तो उसमें वो हार गए। और नागाज और अहम्स थे जो नॉर्थ ईस्टर्न के, उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और हम अपनी अपनी स्टेट खुद का बनाएंगे। तो इन्होंने अपनी अपनी जो है स्टेट बनाई। और जो नॉर्थ वेस्ट के कुछ ट्राइब्स थे उन्होंने कहा कि हम वर्ना सिस्टम नहीं मानेंगे और उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया, अपना धर्म बदल लिया। The Chiros, who were forest tribes of eastern Uttar Pradesh and western Bihar, resisted absorption. The Chiro chief built forts in different parts of Bihar and Jharkhand. The Munda and Santal tribes of Chota Nagpur were among the other important tribes who lived near the Chiros. These tribes were originally hunter-gatherers who gradually took to farming. अब जो चीरोज़ थे फॉरेस्ट ट्राइब्स थे जो कि यूपी में और वेस्टर्न बिहार में थे, इन्होंने एब्जॉर्प्शन से मना कर दिया, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। और इनका जो चीफ था उन्होंने बिहार और झारखंड में अपने अपने किले बना लिए। और जो इनके साथ थे मुंडा और सेंट्रल ट्राइब्स थे जो कि छोटा नागपुर के थे, वो भी इनके साथ ही रहते थे चीरों में। ये मेनली हंटर्स थे लेकिन इन्होंने कन्वर्ट कर लिया खुद को फार्मर में और ये फार्मिंग करने लगे। नेक्स्ट है पैराग्राफ। द कोली ट्राइब कंसिस्ट ऑफ फिशरमैन, बोटमैन एंड सम वीवर हु लिव्ड इन कोस्टल कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। द पीपल ऑफ द बेदारू और बेदार ट्राइब ऑफ कर्नाटका वर स्किल्ड हंटर्स एंड marksmen. They sometimes served as irregular soldiers in the kingdoms of the region. The Bhil tribals of the western and eastern Deccan were hunters-gatherers, most of whom took to agriculture. The Gonds, who lived in the forest of central India and Chhattisgarh, were especially skilled at capturing and training elephants. They set up their own kingdoms, and some member of the Gond ruling families married into Rajput families. तो इस पैराग्राफ में बताया जैसे जो कोली ट्राइब्स थी वो कौन सी थी, इसमें मेनली फिशरमैन होते थे, बोटमैन होते थे या फिर कुछ वीवर्स भी होते थे। और अगर ये फिशिंग की बात हो रही है तो ये मेनली उसी साइड के होंगे जहाँ पर समुंदर होगा, कोस्टल एरिया होगा। तो ये कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात साइड में पाए जाते थे। और जो बेदारू और बेदार के ट्राइब थे जो कि कर्नाटका में पाए जाते थे, इनका मेजर काम क्या था, हंटिंग करना। और कभी कभी ये क्या करते थे कि एज अ सोल्जर्स भी काम करते थे अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो भेल ट्राइबल्स थे वेस्टर्न और ईस्टर्न डेकन के, ये भी हंटर्स थे और जिन्होंने कि एग्रीकल्चर पे शिफ्ट कर लिया।